अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब। आज के इस वीडियो लेसन में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है ये पढ़ने से पहले आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं ना, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, किस तरह के सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है विच इज़ शेडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक रीजन, एक एरिया को शेड करना। तो हम पहले ये पढ़ते हैं कि उस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको शेड किया जाता है, और बाकी बातें फिर हम बाद में करते हैं। तो इफ़ेक्टिवली हम जिस चीज़ पर इनिशियली फोकस कर रहे हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया को लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में कैसे शेड किया जाएगा और उसको क्या कहेंगे, और फिर आगे जाकर हम ये देखेंगे कि उस एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको शेड किया जाता है, और लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है। तो पहले हम बात करते हैं शेडेड एरिया की। अच्छा देखिए, लेट्स से मैं आपके सामने इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर पढ़ाऊँ तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था मिसाल के तौर पर कि y इज़ इक्वल्स टू 5। लेट्स से एक आपके पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5 के बराबर है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो है ना इसका इस स्पेसिफिक y इज़ इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओ, y इज़ इक्वल्स टू 5 की लाइन ड्रॉ करो। ठीक है जी। अच्छा सर, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जनरल फॉर्म तो हमने ये पढ़ा था y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर m यानी कि ग्रेडियंट ज़ीरो हो, अगर किसी भी ग्राफ का m यानी कि ग्रेडियंट ज़ीरो हो तो ये हो जाता है y इज़ इक्वल्स टू 0x प्लस c, और ये फिर बन जाता है y इज़ इक्वल्स टू c। तो पहली कहने की बात मैंने ये बताई कि देखें, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, यानी कि ना अपवर्ड स्लोपिंग हो ना डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन हो विच इज़ जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, तो उसका m 0 होता है। और अगर m 0 होता है तो उसकी जनरल इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू c बन जाती है। और अगर y इज़ इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है और इसकी स्ट्रेट लाइन में बनाऊँ तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि लेट से ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और y इज़ इक्वल्स टू 5 की लाइन जो है वो कुछ यूँ होगी कि लेट से अगर ये यहाँ पर y2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो ये हमारी थोड़ी सी मैंने लाइन जो है वो प्रॉपर नहीं बनाई है, मैं इसको ज़रा प्रॉपर कर दूँ। ये हमारी सीधी जो लाइन होगी ये y इज़ इक्वल्स टू 5 की लाइन होगी, और ये चीज़ हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ी हुई है। अब इस चैप्टर में आपने कुछ एरियाज शेड करने होंगे जिसको हम फीजिबल रीजन भी कहते हैं, और वक्त के साथ साथ कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूँगा। लेट्स से मिसाल के तौर पर आपको सवाल कहता है कि y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5। एक ऐसा एरिया शेड करो, एक ऐसा रीजन शेड करो जहाँ पर y की वैल्यू 5 या 5 से कम हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में हमें करना ये होगा कि लेट से अगर हमारे पास ये x और y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो हम पहले तो y इज़ इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाएंगे, और क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5 वाला एरिया शेड करो, तो y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5 वाला जो एरिया होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे वाला एरिया होगा। मैं पहले अगर इसको वर्ड्स में लिख दूं तो इसको हम कहते हैं y इज़ लेस देन
और इज इक्वल्स टू 5। तो हमने यहाँ पर वो एरिया शेड कर दिया जहाँ पर y की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। अगर इस लाइन पर y जो है वो 5 है तो इससे नीचे जो है वो 4 होगा, इससे नीचे जो है वो 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा, -3, -4 होगा। तो ये वो एरिया ही है जिसमें y की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से कम है। इसी तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई सवाल अगर मुझे यूं बोल दे, x और y एक्सिस बना कर दे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और हमें कहा जाए कि y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 5 वाला एरिया शेड करो। अगर इसको मैं वर्ड्स में लिख दूं तो इसको मैं लिखूंगा y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि y की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है। सो हम वापस से यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 5 का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, मेरा जो रीजन होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा। ये रीजन y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 5 का रीजन कहलाएगा। इसी तरह से हम कुछ x की बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर कोई आपसे बोले कि भाई x इज़ इक्वल्स टू 3 की, x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाओ, x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाओ, तो आपके पास जो x एक्सिस और y एक्सिस है उस पर जहाँ पर आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस पर x की वैल्यू यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, उसके बाद 5 होगी, यहाँ पर -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, -5 होगी। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाओ, तो जहाँ पर x की वैल्यू 3 है ना, आप वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे और ये कहलाएगी आपकी x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई सवाल मुझे ये बोले कि वो एरिया शेड करो जहाँ पर x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से कम होगी, एक ऐसा एरिया आप शेड करो, तो उस केस में जब हम अपने पास x और y एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पर हमने x और y एक्सिस बनाए, यह हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 3 का मतलब ये कि जहाँ पर x 3 होगा वहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, और x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन के उल्टे हाथ वाला आपने पूरा का पूरा एरिया शेड कर दिया, क्योंकि इस लाइन के उल्टे हाथ पर x की वैल्यू 3 या 2 या 1 या 0 या -1 यानी कि 3 या 3 से कम होगी। इसको भी अगर मैं इन वर्ड्स लिख दूं तो ये हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से अगर कोई सवाल बोल दे x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3, यानी कि वो एरिया बनाओ जहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3, जहाँ पर x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम जो है वो अगेन x एक्सिस बनाएंगे और अगेन हम y एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। जहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी वहाँ पर हम उसके राइट साइड वाले एरिया को शेड कर देंगे।
बिकॉज इस एरिया में x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इससे ज़्यादा होगी। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने 4 छोटी छोटी सी एग्जांपल्स करी। मैं कुछ आपके सामने जो है एक और टर्म यूज़ करता हूँ जिसको हम कहते हैं फीजेबल रीजन। ठीक है, फीजेबल रीजन। अच्छा, फीजेबल रीजन क्या होता है? फीजेबल रीजन की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता भी हूँ। फीजेबल रीजन को कह सकते हो अ रीजन या एरिया दैट satisfies all the provided inequalities / constraints at the same time। मैंने डेफिनेशन लिखी कि फीजेबल रीजन या एरिया एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रीजन होता है जो दी गई सारी कंडीशंस को एक ही साथ सेटिस्फाई करे, एक ही साथ मीट करे। अब ज़रा इसको इस तरह से समझते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आया पेपर में और उस पेपर के क्वेश्चन में आपको बोला ये गया कि एक फीजेबल रीजन बनाओ, यानी कि एक एरिया को शेड करो, कलर कर दो। साथ में ये लिखा हुआ था कि जो कंडीशंस हैं या जो कंस्ट्रेंट्स या इनइक्वालिटीज़ हैं वो हैं x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखें ये जो इनइक्वालिटीज़ है ना, x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इक्वल्स टू के साइन के साथ ना हो। अगर लिखा हुआ होता है x इज़ इक्वल्स टू 2, अगर लिखा हुआ होता है x इज़ इक्वल्स टू 2 तो वो इक्वालिटी होती। लेकिन यहाँ पर पहला लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी। इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ है y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी। फिर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। और फिर लिखा हुआ है y की वैल्यू के बारे में, y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू 7 या 7 से कम होगी। इन चार चीज़ों को हम लोग इनइक्वालिटीज़ या इन चारों चीज़ों को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं और लेट्स से हमें सवाल ये कहता है कि इन चारों कंस्ट्रेंट्स का फीजेबल रीजन बनाओ। इसका मतलब एक ऐसा एरिया शेड करो, एक ऐसा रीजन शेड करो ग्राफ पेपर पर जिसमें दी गई सारी कंडीशंस मीट हो रही हों। अब देखिए x की 2 कंडीशंस हैं। x की पहली कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन है कि x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। इसका मतलब x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी और x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 या 3 या 4 या 5 होगी। इसी तरह से y की बात अगर हम करें तो y की वैल्यूज़ y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा, y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 7, 7 या 7 से कम हो। तो इसका मतलब y हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें ऐसा एक एरिया शेड करना है ग्राफ पर जो दी गई कंडीशंस को मीट करे। सो मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये x एक्सिस है,
और ये आपके पास वाई एक्सेस है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेट से x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x जो है वो 3 है, यहाँ पर x जो है वो 4 है, यहाँ पर x जो है वो 5 है। पहली चीज़ ये है x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो। सो आपने यहाँ पर लाइन बनाई और आपने 2x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 5, तो आपके पास x जहाँ पर 5 है वो आपको पता है, वहाँ पर आपने सीधी लाइन बनाई और आपने x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया। x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा, x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए, तो आपने ये दो लाइंस बना दी। इन दो लाइंस के हिसाब से आपका जो शेडेड रीजन होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए, बिकॉज अगर x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन के लेफ्ट साइड पर आपने फर्दर शेडिंग कर दी तो वहाँ पर x जो है वो 2 से कम होगा, और अगर x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन के फर्दर राइट साइड पर शेडिंग कर दी तो वहाँ पर तो 6, 7, 8, 9 यानी कि x 5 या 5 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से y की दोनों लाइंस अगर बनाएं तो लेट से यहाँ पर y 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8 है। तो y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, y इज़ इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाई और मेरा जो शेडेड एरिया होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा। एंड फाइनली y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 7, सो मैंने y वाली लाइन बनाई और लेस देन इज इक्वल्स टू 7 यानी कि इस लाइन के नीचे होगा। तो अगर मैं अपना एरिया शेड करूँगा तो वो एरिया ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये जो इन चारों के बीच में आ रहा है, यानी कि अगर मैं इस तरह से पेन से शेड कर दूं ये पर्टिकुलर एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। सर इस एरिया को क्या कहते हैं? देखें, ये वो एरिया है जो बताई गई सारी कंडीशंस को एक साथ इकट्ठा एक ही जगह पर मीट कर रहा है। इसको हम फीजेबल रीजन कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को पर्टिकुलरली हम फीजेबल रीजन कहते हैं। ये जो मैंने एरिया शेड किया है इस एरिया का नाम है फीजेबल रीजन, ठीक है जी, फीजेबल रीजन। और फीजेबल रीजन क्या होता है? फीजेबल रीजन वो पर्टिकुलर रीजन होता है जो दी गई सारी कंडीशंस को एक ही साथ इकट्ठा मीट कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। इस फीजेबल रीजन में से अगर मैं कोई भी पॉइंट मार्क कर कर उसके x और y के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा ना, अगर मैं इस फीजेबल रीजन में से कोई भी x और y के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, x एंड y की वैल्यूज़ को देखूंगा, तो x की वैल्यू 2, 3, 4 या 5 यानी कि 2 से ज़्यादा और 5 से कम ही होगी, और y की वैल्यू भी 2 और 7 यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा और 7 या 7 से कम ही होगी। फीजेबल रीजन का ये मतलब होता है कि ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जिसमें बताई गई सारी कंडीशंस 100% एक साथ इकट्ठा मीट हो रही हों। तो इस रीजन में से मैं कोई भी पॉइंट मार्क कर लूँ, फॉर एग्जांपल लेट से मैं ये वाला पॉइंट जो है वो मार्क करता हूँ, एक पॉइंट मार्क करता हूँ लेट से ये वाला पॉइंट, और इसको मैं ए कहता हूँ, और लेट से ए के कोऑर्डिनेट जो है वो नीचे जाऊँ तो 3 और इधर जाता हूँ तो भी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स या x और y की वैल्यूज़ 3,3 है। सो इसका मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। अब आप देखें क्या x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में है? बिल्कुल। y की वैल्यू 2 और 7 के बीच में है? बिल्कुल। तो फीजेबल रीजन में से कोई भी पॉइंट पिक किया जाएगा वो बताई गई सारी कंडीशंस को एक साथ इकट्ठा मीट करेगा। अच्छा, फीजेबल रीजन को हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। एक और ऐड ऑन कर दूं यहाँ पर बात कि ये वाला जो पर्टिकुलरली फीजेबल रीजन है ना, इस पर्टिकुलर फीजेबल रीजन को हम कहेंगे बाउंडेड फीजेबल रीजन। एक अनबाउंडेड फीजेबल रीजन भी होता है, वो कैसा होता है ये देखते हैं। ये बाउंडेड इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो बाउंड्री है, बॉर्डर है, पैक है।
एक जगह है जिसके चारों तरफ या तीन तरफ से वो पैक हो, चारों तरफ से पैक हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का हो या ट्राइंगल शेप का हो, तो वो बाउंडेड फीसेबल रीजन कहलाता है। मैं अनबाउंडेड फीसेबल रीजन भी डिस्कस करता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स भी करता हूँ। यहाँ तक चीज़ें नोट करें, फिर अगले लेसन पे बढ़ें। थैंक यू सो मच।